सबसे पहले बात करेंगे बिहार भ्रमण पर आने विदेशी यात्रियों का अगर विवरण पढ़ेंगे तो सबसे पहले मेगा स्नीज कौन होगा? मेगा स्नीज, ठीक है। मेगा स्नीज की बात करेंगे तो ये कहाँ से बिहार आया था? हम्म यूनान। यूनानी था। कहाँ था? यूनानी था, ठीक है। कहाँ का था? यूनानी था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यूनानी था, ठीक है। किसका राजदूत था ये यूनानी राजा सेल्यूकस। शेल्युकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? शेल्युकस निकेटर का राजदूत था। इस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में करीब, ठीक है, 14 वर्षों तक रखा था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। और दोनों के बीच, ठीक है, मैत्री एवं संधि कराने में मतलब अहम भूमिका भी इसने मतलब क्या की थी? निभाई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम बताइए, क्या था उसके पुस्तक का नाम? इंडिका। मेगास्थनीज का पुस्तक का इंडिका, ठीक है। इंडिका सर। पाटलिपुत्र नगर और उसके प्रशासन के विस्तृत चर्चा आपको इस पुस्तक में देखने को मिलती है। इनके अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता था, ठीक है। मेगास्थनीज क्या लिखते हैं? सो मतलब भारत में अकाल नहीं पड़ता था, उस समय दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में बताया है कि उस समय भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। जबकि यही बात अगर बात करेंगे समकालीन लेखक चाणक्य ने मतलब इन चीजों की चर्चा नहीं की। मतलब उसने बोला दास प्रथा है, लेकिन इसने मतलब उसने दास प्रथा के बारे में बताया है। लेकिन मेगास्थनीज ने क्या बताया है कि भारत में उस समय दास प्रथा नहीं था, ठीक है। पाटलिपुत्र को अपने पुस्तक इंडिका में इसने पाटलिपुत्र को किस नाम से मतलब उच्चारित किया है? क्या नाम रखा है पाटलिपुत्र का? पोलीब्रोथा, ठीक है, ध्यान रखें। या फिर पालीब्रोथा, ठीक है, पोलीब्रोथा या फिर पालीब्रोथा, ठीक है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर भारत का सबसे बड़ा और भव्य नगर था, जो 80 स्टेडिया लगभग 9.5 मील लंबा, ठीक है, 15 स्टेडिया 1.65 मील चौड़ा था। ये सूसा और एक बताना के नगरों से भी समृद्ध था, ठीक है। जब भी मतलब पाटलिपुत्र के बारे में मेंस वगैरह में लिखें तो इसको चर्चा कर दे, ठीक है। जनरली लोग अभी करते सर ही है, वर्तमान नाम क्या ठीक है है। सर? क्या? अभी इसका वर्तमान नाम अभी पाटलिपुत्र ही है जो अभी। हाँ? अभी तो पटना के नाम से जानते हैं वर्तमान ना, नाम आधुनिक नाम। पटना है ना। ये सर टोटल पटना जो पूरा है उसी को ना सर? उस समय का दूसरा चीज लिया था, अभी तो पटना बहुत बड़ा होगा, अभी तो ये तो कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ उस समय के इसीलिए। हिसाब से अगर बात करेंगे जो अपने किताब में लिखा वो 80 स्टेडिया, जो कि 9.5 मील। 9.5 मील कितना होगा? 10 मील भी अगर बोलेंगे तो कितना होगा? 16 किलोमीटर। 16 ही किलोमीटर का ये पटना है, हाँ ठीक है। एक और जगह बात से करेंगे दूसरी अब जगह 15, जाता है सर। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये 9.5 मतलब 80 स्टेडिया और 15 स्टेडिया बताया लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, जो कि सूसा और एक बताना के नगरों से भी ज्यादा समृद्ध था। पाटलिपुत्र की बात करेंगे, दो नदी के संगम पे स्थित था। कौन से नदी के संगम पे स्थित था पाटलिपुत्र? गंगा और गंगा सोन। सोन। इसके अनुसार गंगा इसकी सोन। सुरक्षा के लिए गहरी खाई, इसकी सुरक्षा के लिए गहरी खाई थी, जिसकी चौड़ाई 600 फीट और लंबाई गहराई की वर्ग 45 फीट थी। और एक सुरक्षात्मक दीवार था जिसमें 64 दरवाजा और 750 मीनार था, ठीक है। तो प्रश्न ऐसे बन सकते हैं, ठीक है, इंडिका में, ठीक है, ऐसे प्रश्न बनेंगे। पाटलिपुत्र के संदर्भ में, सॉरी, पाटलिपुत्र के संदर्भ में इंडिका के कथनों पे, सॉरी, मेगास्थनीज के कथनों पर विचार करें, ठीक है। पाटलिपुत्र की लंबाई चौड़ाई के संबंध में, ठीक है, मेगास्थनीज ने सर लंबाई। हम्म ये पाटलिपुत्र नगर जो है ना सर, ये पाटलिपुत्र नगर मतलब कि सभा भवन जो था ना, आप हम्म इसका चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो बनाया गया था लकड़ी वाला, जो कुम्हरार हम्म में मिला है, उसकी बात वो कर रहे सब हैं। ना कि राजप्रसाद था पूरे वो, ठीक है। पाटलिपुत्र। हाँ, तो राजप्रसाद के अंदर हाँ तो सभा भवन ये था मैं ये सर। नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने हाँ। बोला सुन की लंबाई चौड़ाई ये पाटलिपुत्र हाँ, का दिया हुआ है, क्योंकि राजप्रसाद का दिया हुआ है, ठीक है। इसकी इसकी नहीं तो वहां सुरक्षा पे के लिए। वही होना हाँ, चाहिए। ये वहां पे वही होना चाहिए जी सर। यहाँ पे पाटलिपुत्र नगर की बात नहीं है, ये भव्य नगर जो लिख दिया ना, यही ये कहने का राजप्रसाद मतलब है। 9.5 मील में राजप्रसाद होगा, अभी भी होता है इतना लंबा चौड़ा कहीं? हमको तो वही लग 16 किलोमीटर में राजप्रसाद हो सकता है किसी का? कोई सरकारी भवन वर्तमान स्वरूप में भी हो सकता है इतना लंबा? ये नगर के बारे में बताया है, ठीक है। जबकि बात करेंगे इसकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाती थी, पाटलिपुत्र नगर को प्राकृतिक सुरक्षा ऑलरेडी प्राप्त था। इसीलिए कभी भी, ठीक है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र इसलिए रही क्योंकि उसको प्राकृतिक सुरक्षा ऑलरेडी प्राप्त था, ठीक है, जी क्योंकि सर, गंगा नदी और की मतलब तरफ है सोन का और जो पहाड़ संगम था है। वो था। उसके जी। अलावा भी, ठीक है, इसकी सुरक्षा के लिए गहरी खाई की गई थी, जिसकी चौड़ाई 600 फीट और लंबाई की बात करेंगे कितनी थी? 45 फीट। ये पैंतालीस। कह सकते हैं कि ये मतलब राजमहल के आसपास रहा होगा, ठीक है। ये ज्यादा नहीं है। जी, और एक क्योंकि हम लोग सुरक्षात्मक जब दीवार मैथ्स भी में थी पढ़ते हैं ना सर, तो ये जो लिखा हाँ है नीचे 64 हाँ, तो दरवाजे ये और है, ठीक है, 750 ये है, मीनार। लेकिन न कि वो है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये तो मतलब उसके वही महल वगैरह को ही मतलब जो मुख्य जो राजधानी का जो दर्शाया है। सेंटर जो था उसको सुरक्षा करने के लिए 600 फीट किला बोल सकते हैं इसको, ठीक है।
और गहराई 45 फीट है। एक सुरक्षात्मक दीवार जिसमें 64 दरवाजे, 570 मीनार थे, ठीक है। और नगर का 570 प्रशासन कितनी सदस्यीय बोर्ड करती थी? 30 सदस्यीय बोर्ड। ठीक है, 30 सदस्यीय बोर्ड करती थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और टोटल कितने थे? तो मतलब कितने, 6 into 5 होता था ना। कमेटी। हाँ ठीक है, इसको ध्यान में, प्रत्येक में 6 सदस्य होते थे, ऐसे 5-5 समितियां थी, ठीक है। आप चलेंगे यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, तो ये जो मुख्यतः जो थे, ये मेगास्नीज जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। उसके बाद बात करेंगे डाइमेकस। डाइमेकस कहाँ से आया था? मेगास्नीज यूनान से आया था। डाइमेकस कहाँ से आया था? सीरिया। डाइमेकस की बात करें, सीरिया से आया था, ठीक है। ये सीरियन नेरेस की बात करेंगे तो एंटीओकस का राजदूत था। किसका राजदूत था? एंटीओकस के रूप था। अगर एग्जाम में अगर पूछेगा, ठीक है, मेगा स्नीज का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो मेगा स्नीज का उत्तराधिकारी की बात करें डाइमेकस ही होता है। क्या होता है? डाइमेकस ही होता है उत्तराधिकारी। कहने का मेरा संदर्भ यहाँ पे ये है, मतलब मौर्य साम्राज्य में, ठीक है, मेगा स्नीज के बाद उसने दरबार में रहना मतलब शुरू किया डाइमेकस, ठीक है। ये बिंदुसार के दरबार में आया था, इसने मेगा स्नीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। डाइमेकस द्वारा लिखा गया कोई वृत्तांत उपलब्ध नहीं है, मतलब क्या लिखा नहीं लिखा इसके बारे में किसी प्रकार की आपको जानकारी नहीं देखने को मिलती। यद्यपि परवर्ती क्लासिक लेखक, ठीक है, एस्टोर्बो ने इस बात का उल्लेख किया कि डाइमेकस ने पाटलिपुत्र और भारत के बारे में एक वृत्तांत लिखा था। तत्समय पाटलिपुत्र के उसके निवास से पता चलता है कि हिंद यूनानी शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध इस काल में भी रहे थे। तो सिंपल प्रश्न पूछा जाए, डाइमेकस किसके शासनकाल में आया? किसके शासनकाल में डाइमेकस? बिंदुसार के शासनकाल में, ठीक है। कहाँ से आया? सीरिया से आया। किसका राजदूत बनकर आया? एंटीओकस प्रथम। सीरियन नरेश एंटीओकस प्रथम से था, ठीक है। और इसी से ना डिमांड करते हैं, क्या क्या डिमांड करते हैं डाइमेकस एंटीओकस से? अंजीर अंजीर। हाँ, और एक ये दार्शनिक भी बोलना था ना कि अंजीर के शराब मांगता है, ठीक है, आया था। वाइन, शराब, ठीक है, अंजीर। हाँ, शराब मांगे थे, अंजीर मांगे थे, और क्या माने? दार्शनिक मांगे थे, जो कि सब कुछ को दे दिया। लेकिन मतलब सीरियन नरेश जो एंटीओकस जो था, दार्शनिक देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने बताया कि हमारे यहाँ दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जाता है, दार्शनिक को एज ए दास की तरह ट्रीट करके नहीं भेजा जा सकता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने दार्शनिक देने से इनकार कर दिया, बाकी शराब और अंजीर भेजवा दिए थे, ठीक है। उसके बाद फाइहान की बात करेंगे। फाइहान जो था चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में आया, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, किसके शासनकाल में आया? फाइहान द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। चीनी यात्री था, ये चीन से आने वाला पहला यात्री था। फाइहान की बात करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य के काल में 399 में, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों की खोज के सिलसिले में भारत आया और 411 तक रहा, ठीक है। भारत की बात करेंगे 12 वर्षों तक लगभग रहा था। हालांकि तिथि में हेरफेर हो सकता है। फाइहान का नाम चीन के बुआंग नामक स्थान पे हुआ था। भारत में अनेक नगरों की यात्रा के क्रम में वो राजगीर, नालंदा, गया के बाद वैशाली और पाटलिपुत्र भी गया। वो लगभग भारत में 12 वर्षों तक रहा। फाइहान के अनुसार मगध एक समृद्ध राज्य था। यहाँ उसने ब्राह्मणों की रथ यात्रा देखी, जिससे देव प्रतिमाओं को सुसज्जित रथों में रखकर निकाला जाता था। हर साल दूसरे महीने के 8वीं तारीख को बुद्ध और बोधिसत्व की शोभा यात्रा 20 रथों में सजाकर निकाली जाती थी। फाइहान नालंदा और राजगीर भी गया, वहां उसने गिरिधकुट पर्वत जो कि बुद्ध का प्रिय वास का दर्शन किया। तो आपको ध्यान में रखेंगे, नालंदा और राजगीर भी गया, जहां पे कौन सा पर्वत का दर्शन किया? गिरिधकुट पर्वत। गिरिधकुट पर्वत की बात के बुद्ध का प्रिय वास था, वहां पे भी जाके उसने दर्शन किया फाइहान। उसके बाद आते हैं ह्वेनसोंग, आते हैं ह्वेनसोंग की बात करें 629 ईस्वी में आते हैं, ठीक है। ये भी चीन से आते हैं। इनको शाक्य मुनि कहते थे, ठीक है। किसके शासनकाल में ह्वेनसोंग भारत बिहार आते थे, क्या बताएंगे? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए। लगभग 15 वर्षों तक यहाँ पे रहे, ठीक है। ह्वेनसोंग की अपनी यात्राभितान के बारे में शिव की क्या नाम है? यात्राभितान का नाम क्या है? शिव की नामक ग्रंथ में, शिव की नामक पुस्तक में सारी चीजों को प्रस्तुत किया। ह्वेनसोंग के यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। ह्वेनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से आया था। ह्वेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक अध्ययन किया। कितने वर्षों तक अध्ययन किया, तो क्या बताएंगे? 6 वर्षों तक अध्ययन किया। ह्वेनसोंग के अनुसार नालंदा भारत में उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। विदेशों से भी विद्यार्थी आते थे। उस समय लगभग 8500 छात्र यहाँ पे पढ़ते थे। अब 8500 छात्र में, ठीक है, ध्यान, 1500 से अधिक आचार्य थे। बताइए प्राचीन समय में, ठीक है, टीचर और मतलब स्टूडेंट का रेशियो कितना सही है? लगभग एक पे लगभग 5 से भी मतलब एक टीचर पे 5 से भी कम स्टूडेंट है। अभी लगभग वही संख्या कितने है? 90-95 के आसपास है।
या धर्म, व्याकरण, तर्क के साथ विज्ञान और चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। उनके अनुसार उसके महायान और हीनयान संप्रदाय दो भव्य बौद्ध विहार थे, जिनमें 600 से 700 भिक्षु रहते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ह्वेन के अनुसार उस समय पाटलिपुत्र अपनी भव्यता खो चुका था और कन्नौज अपने उत्कर्ष पे था। ठीक है, ह्वेन ने ही लिखा था पाटलिपुत्र कभी एक समृद्ध हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे मतलब क्या बन गया था, तो वो गांव जैसा बन गया था। ठीक है, पाटलिपुत्र किसमें तब्दील हो रहा था, तो एक गांव जैसा बन रहा था, क्योंकि ह्वेन जब पहुंचता है तो अपना पाटलिपुत्र जो था क्या अपनी भव्यता को खो चुका था। अब बात करेंगे कनौज जो था अपने चरम पे था। कनौज किसकी राजधानी हुआ करती थी, थानेश्वर से कनौज अपना राजधानी का परिवर्तन करके कौन ले गया था, हर्षवर्धन। वेरी गुड। ठीक है, कौन ले गया, हर्षवर्धन। जब कल बता दिए थे फिर भी आंसर नहीं आता है। ठीक है, कल ही बताया था इसके बारे में शायद इसी क्लास में। इत्सिंग की बात करेंगे, 7वीं शताब्दी में भारत आने वाला चीनी यात्री था। 673 ईस्वी में भारत आया, 692 तक रहा। कब आया था, 673 ईस्वी में इत्सिंग आया था। ठीक है, कहीं कहीं पे सीधे 7वीं शताब्दी लिखा जाता है, तारीख के साथ इसकी भी हेरफेर हो सकती है, लेकिन 673 बहुत जगह पे मैंने देखा है। ठीक है, वैसे 7वीं शताब्दी दिया रहता है। इत्सिंग की बात करेंगे, नालंदा महाविहार में शिक्षा ग्रहण की। इस उसके अनुसार नालंदा के उस समय 5000 भिक्षु रहते थे। उसने विक्रमशिला महाविहार के संबंध में भी चर्चा की है। अब आते हैं धर्म स्वामी। धर्म स्वामी की बात, ये तिब्बत से आए थे। ठीक है, ध्यान रखें, बौद्ध भिक्षु धर्म स्वामी एक तिब्बत का यात्री था। 13वीं शताब्दी में पाल शासकों के, ठीक है, अवसान के समय ये भारत आया था। ठीक है, पाल शासक के समय आया था। वो नालंदा में, ठीक है, बौद्ध है, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। धर्म स्वामी के द्वारा लिखे गए यात्रा वर्णन से जानकारी मिलती है कि 1197-98 के बीच नालंदा महाविद्यालय का विनाश, ठीक है, ध्यान रखें, तुर्क आक्रमण बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, ध्यान रखें, तारीख सही है कि 1197-98? लगभग तो यही था सर, आई थिंक। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे प्रश्न ये बन सकते हैं। मोहम्मद ठीक है, गोरी के साथ आया था तो वही है, देखिए। ठीक है, उसका गुलाम ही था। ये प्रश्न ऐसा बनेंगे। ठीक है, किसने मतलब नंदा विश्वविद्यालय के पतन के संदर्भ में, ठीक है, अपने पुस्तक में चर्चा की है, तो क्या नाम है इसका, धर्म स्वामिनी। ठीक है, उसका मुल्ला तकिया, मुल्ला तकिया की बात, अकबर के शासनकाल में मुल्ला तकिया नामक यात्री, ठीक है, जौनपुर से बंगाल तक की यात्रा की और इस क्षेत्र का वर्णन किया। ठीक है, तो मुल्ला तकिया की बात करेंगे, अकबर के शासनकाल में मुल्ला तकी नामक यात्री ने जौनपुर से बंगाल तक की यात्रा की और उस क्षेत्र का वर्णन अपने वृत्तांत में किया। इसके विवरण में खासकर दरभंगा क्षेत्र के संबंध में विस्तृत चर्चा आपको देखने को मिलता है। क्या नाम, मुल्ला तकिया। ये कहाँ से आया था, ये दिया हुआ नहीं है, भारत का ही था क्या, अकबर के शासनकाल में। बात के अब्दुल लतीफ, इनसे प्रश्न पूछता है, ये ईरान का था। अब्दुल लतीफ कहाँ का था, ईरान का था, ध्यान में रखेंगे। मध्य अकबर के शासनकाल में बिहार आने वाले यात्रियों में अब्दुल लतीफ भी था। उसने गंगा नदी के मार्ग से आगरा से राजमहल तक की यात्रा की। ठीक है, किसके शासनकाल में आया ये अब्दुल लतीफ, ठीक है, भागलपुर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक कहाँ से, ये भी ईरान से आया था। किसके शासनकाल में आया, तो जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में मोहम्मद सादिक, तो ध्यान में रखेंगे जहांगीर के शासनकाल में आया। ये भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे 1619-20 ईस्वी में जब उसने पिता पटना में दीवान खालिसा के पद पर नियुक्त हुए, तो वो भी उसके साथ पटना आया। ठीक है, और इसके बितान को सुबह सादिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, सब रिवीजन करवाना अभी। ठीक है, आज इसको खत्म करूंगा, सारा रिवीजन भी करवाऊंगा। सुबह सादिक, सुबह सादिक के नाम से किसका यात्रा बितान था, तो क्या बताएंगे, मोहम्मद सादिक क्या बता, मोहम्मद सादिक का। ठीक है, मोहम्मद सादिक कहाँ से आया था, कहाँ से आया था मोहम्मद ईरान सादिक, से, ईरान से आया था। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। किसके शासनकाल में आया था सादिक, जहांगीर के। जहांगीर के शासनकाल में। जबकि लतीफ की बात करें, अब्दुल लतीफ, वो भी ईरान से आया था, लेकिन किसके शासनकाल में आया था। अब अकबर, मुल्ला तकिया, मुल्ला तकिया अकबर के शासनकाल में। सिर्फ चर्चा करता है मुल्ला तकिया, दरभंगा। वेरी गुड, बहुत सुंदर। दरभंगा में, ठीक है, मिथिला में कौन सा, मतलब आप याद कीजिए थोड़ा सा, प्राचीन मेडिवल में हम लोग पढ़े थे, मिथिला में कौन सा वंश का नींव था, मतलब कौन सा वंश था, किसका शासनकाल था आपको मिथिला में, आपको देखने को गोल्डन पीरियड बोला जाता है उसके शासनकाल को। कर्नाट वंश के शासनकाल को, ठीक है, स्वर्ण युग कहा जाता है मिथिला का। अब आता है मुल्ला बहबानी। मुल्ला
बहवानी क्या था? यह एक ईरानी धर्माचार्य थे, इसने बिहार की कई बार यात्रा की और पटना में ही बस गए। ठीक है, तो मुल्ला बहवानी बिहार आए और बिहार के ही होके रह गए। कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। अब आता है ब्रिटिश, रॉल्फ फिंच, ये भी अकबर के शासनकाल में ही होगा। ठीक है, एक अंग्रेजी यात्री था, 1585-87 के मध्य मुगल काल में, अकबर के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया और इसी समय बिहार, अगर पूछेगा बिहार आने वाला प्रथम ब्रिटिश कौन था, तो रॉल्फ फिंच था। कौन था? रॉल्फ ये जब फिच। आता है ना तो बहुत ही मतलब ना अजीब अजीब चीजें लिखता है। ये बोलता है, रॉल्फ फिंच कहता है अनुसार पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते थे, जहाँ के निवासियों का अंधकार पूर्ण आचरण विद्यमान था। ठीक है, ये यही जो था ना, इसी ने मतलब चर्चा किया था से मतलब ना, से मतलब जो बिहार के लोग जो थे ना, से मतलब क्या करते थे ना, से मतलब मांस का लुगदा जो थे फेंकते थे उसमें, चील के द्वारा मतलब क्या करते थे, सोना का खोज करते थे। ठीक है, इसी तरह का कुछ ये लिखता है। तो रॉल्फ फिंच जो थे किसके बारे में लिखता है? पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते थे, यहाँ के निवासी में ठीक अंधकारपूर्ण आचरण विद्यमान था। ठीक है, मतलब अंधकारपूर्ण आचरण कहने के मतलब यहाँ के लोग जो थे कैसा थे, उसको क्या बोलते उसको सुपर, जो उन चीज में विश्वास करता है, सुपरस्टिशन क्या होता है वो? Superstitious. हाँ, सुपरस्टिशियस जो थे उसके बारे में कहते हैं। ठीक है, अब पीटर मुंडी की बात करें। पीटर मुंडी एक अंग्रेज यात्री और व्यापारी था जो 1632 में शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बिहार भी आया, पटना भी पहुंचा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसके शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में। अब अगर मैनेरिक की बात करेंगे, हॉलैंड का निवासी था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, हॉलैंड का निवासी था और 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 1612 में शाहजहां के काल में भारत आया। इसने विशेष प्रकार के कश्तियों कश्तियों का वर्णन किया। ठीक है, मयूरपंखी कश्तियों का वर्णन इसने विशेष प्रकार का किया। ये मैनरिक है, मैनरिक हॉलैंड के साथ, हॉलैंड से आया था और शाहजहां के शासनकाल में। पीटर मुंडी की बात करें, ये भी शाहजहां के शासनकाल में। रॉल्फ फिंच की बात करें, बिहार आए किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। और पटना के लोग जमीन खोदकर सोने निकालते हैं, इनके बारे में चर्चा किया। मुल्ला बहमानी की बात करेंगे, ये पटना आया था, ईरानी था और ये बिहार में आके बस गया। मुल्ला सादिक की बात करेंगे, मोहम्मद सादिक की बात, ये भी ईरान से आया था। अब जहांगीर बात के करेंगे, ये मतलब क्या, किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, इसकी जो किताब जो है यात्रा वृतांत का नाम क्या है? सुबह एक सुबह ए शादी। सुबह शादी। ठीक है, शादी। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब्दुल लतीफ की बात करें, ये भी ईरान से आया था अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अब आगे ट्रेवनियर की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे, इसी का पुस्तक का नाम है। ठीक है, एम्पायर इन ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, एक फ्रांसीसी यात्री था जो लगभग 1605, ठीक है, बात करेंगे 1665-66 में औरंगजेब के काल में पटना आया था। इसने पटना के हॉलैंड, ठीक है, पटना के हॉलैंड निवासियों द्वारा सोने के व्यापार की चर्चा की है। ठीक है, तो डच व्यापारी, हॉलैंड मतलब डच, हॉलैंड का मतलब क्या होगा? डच। डच व्यापारी लोग यहाँ पे क्या करते थे? सोने के व्यापारी करते थे। सोने से क्या होता था, क्या बनाते थे सोने से? बारूद। बारूद। बारूद बनते थे। ठीक है, मनुची की बात करें, इटालियन था। मनुची कहाँ से था? इटालियन था। ये शाहजहां के काल में पटना आया था। ठीक है, इसको उस समय पटना की जनसंख्या 2 लाख थी। इटालियन, ये मनुची के हिसाब से पटना की जनसंख्या उस समय कितनी थी? 2 लाख थी। बिशप, ठीक है, बिशप हीवर की बात, बिशप क्या होता है? पादरी को बिशप कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, ये एक अंग्रेज पादरी था जो 1824 में गंगा नदी मार्ग से पूर्वी भारत की यात्रा करता और बिहार के अनेक नगरों से गुजरा था। जॉन मार्शल की बात करेंगे तो जॉन मार्शल बिरातनी था, ब्रिटिश था, ये अंग्रेज यात्री औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया। यह एक चिकित्सक था, इसने पटना नगर की बनावट, रहन सहन के बारे में विस्तृत चर्चा की है। ठीक है, अब एक बार सबको रिपीट करवा रहा हूँ, सभी लोग बोलेंगे। ठीक है, चलिए, आपको सबसे पहले बताना है मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज जो बात करेंगे प्रथम विदेशी था। अगर पूछेगा बिहार आने वाला प्रथम विदेशी कौन था तो क्या बताएंगे? मेगास्थनीज। किसके शासनकाल में बिहार आया था? किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त किसका मौर्य। राजदूत था ये? किसका राजदूत था? सेलिकस निकेटर का। इसके यात्रा सेलिकस वृतांत नाम है, निकेटर। पुस्तक का नाम बताइए। इंडिका। इंडिका। ठीक है, ठीक है, पाटना को किस नाम से पुकारा है इसने? पाटलिपुत्र को पॉलीग्रोथा या पोलीग्रोथा या पॉलीग्रोथा। पटना नगर की तुलना किसके नगरों से की है? सुसार और बताना। इक्तावन। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसने ये क्या बताया, पटना नगर का संचालन कितने सदस्यीय टीम के द्वारा होता था? तो दल के द्वारा, 30 सदस्यीय बोर्ड द्वारा। बिल्कुल। डायमेकस जो था कहाँ से आया था? डायमेकस सीरिया से आया था। इसका राजदूत था ये? एंटियोकस। बिंदु सर के दरबार। बिंदु सरवार में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिंदु सरवार के दरबार में आया था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप चलेंगे फाहियान की बात, ये कहाँ से आया था? चीनी यात्री था सर। भारत, बिहार आने वाला या फिर भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान ही था। किसके शासनकाल में आया ये? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। ठीक है, ध्यान में रखें, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक, कहाँ से आया? जन्म कहाँ पे हुआ था चीन के?
क्या सर? बुआंग बुयांग में। अंग में हुआ था इसका जन्म, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 411 तक भारत था, लगभग कितने वर्षों तक भारत रहा? 12 वर्ष तक। 12 वर्षों तक भारत रहा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बात करेंगे किस पर्वत का दर्शन किया जो कि बुद्ध का प्रिय पर्वत था, वो निवास स्थान था वो? बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, गृधकुट बड़ा। बात करें कौन सा चीनी यात्री 629 में ईस्वी में बिहार का यात्रा पे आया? हेमसोंग हेमसोंग का यात्रा वृत्तांत का नाम बताइए। सर सीयू की नामक पुस्तक। ठीक है, शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता था? बिल्कुल, हेमसोंग का। नीति का पंडित किसे कहते थे, या फिर यात्रियों का राजकुमार किसे कहते थे? हेमसोंग। बिल्कुल, ठीक है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में कितने वर्षों तक रह के अध्ययन किया? 6 वर्षों तक। इसने मतलब अध्ययन किया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हेमसोंग ने क्या बोला, कन्नौज को ज्यादा संपन्न बताया, फिर पाटलिपुत्र को ज्यादा संपन्न बताया? हेमसोंग ने कन्नौज को। पाटलिपुत्र जो था क्या उस समय अपनी भव्यता को मतलब क्या कर चुका था? हो चुका था। क्या कर रहा था? हो चुका था, ठीक है, इससे आप ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल। इस सिंह की बात की कौन सी सदी में आया? 6ठी शताब्दी में आया, फिर 7वीं शताब्दी में आया? 7वीं शताब्दी। यात्री कौन था? तीसरा कब आया था? ये दूसरा कौन था? दूसरा हेमसोंग था या तीसरा हेमसोंग? गलत लिखे हुआ है, ठीक है। हाँ, ये तीसरा होगा ना सर? पहले हेनसोंग, पहले फाइहान, फिर हेनसोंग आएगा 629 में, फिर 673 में ही आता है, ठीक है। बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे। जब सिंह जब बिहार आया था किस विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया? नालंदा महाविद्यालय। बिल्कुल, नालंदा महाविहार में मतलब इसने शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। धर्म स्वामी कहाँ से आया था? ये सर ये तिब्बती यात्री था एक। किसके शासनकाल में? मुगल के शासनकाल में, पालों के शासनकाल में आया था? पालों के शासनकाल में, ठीक है। और इसने मतलब नालंदा विश्व बिहार को मतलब जिसने मतलब क्या नाश कर दिया, उस किसके बारे में वो इसने चर्चा की है? बताता है कि बख्तियार खिलजी जो है विनाश बख्तियार कर खिलजी, दिया। ठीक है। मुल्ला तकिया की बात करें, किसके शासनकाल में आया था? अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल। बिहार के किस खास स्थान का चर्चा इसने किया है अपने पुस्तक में? दरभंगा का। दरभंगा का, ठीक है। अब्दुल लतीफ कहाँ से आया था? ईरान से था। ईरान से आया था, ठीक है, ईरान से आया था। ध्यान में किसके शासनकाल में आया था, क्या बताएंगे? अकबर। बिल्कुल, ठीक है। उसने गंगा नदी को पार करके आगरा से कहाँ तक यात्रा की थी? राजमहल। राजमहल तक है, ठीक है। मोहम्मद सादिक की बात की, ये कहाँ से आया था? ये भी ईरान का था सर। ये भी ईरान जहांगीर से के आया था। शासनकाल। किसके शासनकाल में आया था, क्या बताएंगे? सुबह सादिक। मोहम्मद सादिक का वृत्तांत है यात्रा। सादिक से हमको याद आ गया, आप लोग कविता वगैरह पढ़ते क्या? सुबह ए आजादी किसकी है? सुबह आजादी बोस की आई थी। आप लोग, ठीक है। फैज अहमद फैज का है, ठीक है, फैज अहमद फैज के। सर एक दिन बताए थे हम फैज अहमद फैज के बारे में, अभी हाल फिलहाल में, कभी हाल में चर्चा वगैरह हम देखेंगे, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले नहीं, खूब मतलब एनआरसी सीए के मुद्दे पे हम देखेंगे वाला गाना नहीं चल रहा था, तो फैज अहमद फैज का ही है, ठीक है। तो सुबह आजादी की बात अगर कहीं पूछा जाए, अगर फैज अहमद फैज का, जो कि पाकिस्तानी मिलिट्री के खिलाफ मतलब हम देखेंगे तो पाकिस्तानी मिलिट्री के खिलाफ लिखा था मुख्यमंत्री जिया क्या नाम था उसका? जिया खान। हाँ, जनरल जिया कहते थे उसको, उसी के खिलाफ लिखा था, ठीक है। अब बात करेंगे मुल्ला बहामानी किसके शासनकाल में आया था? नहीं दिया हुआ, ठीक है, कि ईरानी धर्माचार्य था जो कि बिहार के कई बार यात्रा पर, जो पटना में ही बस गया था, ठीक है। रॉल्फ फिंच प्रथम ब्रिटिश कौन था जो बिहार की यात्रा पे आया? रॉल्फ फिंच। बिल्कुल, ठीक है, रॉल्फ फिंच। किसके शासनकाल में आया? अकबर। रॉल्फ फिंच ने पटना के लोगों के बारे में सोना निकालने की कौन सी पद्धति का प्रयोग किया? कैसे निकालते थे? जमीन से खोदकर। जमीन खोद कर, ठीक है। पीटर मुंडी की बात करें कि कहाँ से आया था? अंग्रेजी था सर, ब्रिटेन से। अंग्रेजी था, 1632 में आया था। किसके शासनकाल में आया? शाहजहां। मैनक्रीफ बिहार यात्रा करने वाला था, कहाँ का यात्री था मैनक्रीफ? हॉलैंड से। किसके शासनकाल में बिहार का यात्री किया? शाहजहां। है ना? कश्ती मतलब वो नौ, ठीक है, जो कि मयूरपंखी मतलब कश्ती के बारे में वर्णन किया, ठीक है। ट्रेवनियर की बात करेंगे, ट्रेवनियर कहाँ का यात्री था? ट्रेवनियर ये फ्रांसीसी यात्री थे। फ्रांस। हाँ,
हाँ, बिल्कुल ठीक है। और कब किसके शासनकाल में आया? औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है। ध्यान रखें, जिसने पटना में डैश निवासियों द्वारा डैश की व्यापार की चर्चा की है। हॉलैंड और सोरे सोरे। सोरे के व्यापार का चर्चा किया है। इंडियन यात्री का नाम बताइए जो कि मतलब शाहजहां के शासनकाल में आया, और जिसने पटना की जनसंख्या लगभग 2 लाख बताई थी, क्या नाम था? मनुची। ठीक है। हीवर की बात करेंगे, पेशे से क्या था ये? हीवर ये सब पादरी था, ऋषभ प्रिस्ट। ऋषभ था, ठीक है। ध्यान रखें, विशप कादरी था, ठीक है। जॉन मार्शल की बात की, ये भी ब्रिटिश था, किसके शासनकाल में भारत आया? औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब। और ये चिकित्सक था, चिकित्सक, डॉक्टर था। टिकट सकता है। इसमें जितना में से नाम बता, इसमें एक पेशे से जौहरी था। कौन था इसमें से जौहरी? टेवर्नियर। जॉन। और ट्रेवनियर जो था ना, ये जौहरी था, ठीक है। वगैरह के बारे में खूब लिखता है, ठीक है। ये किसके सेवा में आया था? जौहरी औरंगजेब। था। साउथ साउथ में आया था ना वो, साउथ में बहमानी। नहीं, अरे शाह शुजा के सेवा में कौन था? शाह शुजा के सेवा में, अरे शाह यही शुजा नहीं, क्या नाम था? औरंगजेब का बड़ा भाई का नाम क्या था? दादा सिको, दादा सिको। दारा सिको। दारा सिको, ठीक है। दारा सिको में कौन था? ट्रेवनियर थे ना उसके शासन सेवा हाँ। में, जो कि बाद में इससे जाके मिल जाता, क्या नाम है इसके? औरंगजेब से मिल जाता है, ठीक है। यही पेशा से जौहरी था ये। इसके बारे में भी चर्चा करता है, क्या नाम है इसका? कोहनूर हीरा के बारे में चर्चा करता है ट्रेवनियर। बिहार का नामकरण, राज्य का गठन, सफरनामा पढ़ना है? नहीं, खत्म ही कर देता हूँ ना, क्या दिक्कत है? जी सर, पढ़ के कर खत्म कर दिए सर, एक ही पेज तो है, उसका फिर क्वेश्चंस करना क्वेश्चन रहेगा। कल होगी। जी सर, क्वेश्चन कल होगी। कितने पेज का बात तो है? सही है। 10 मिनट तो लगेगा सर। मेरे स्पीड पे तो वैसे भी आप लोगों को कोई संदेह है नहीं क्या? क्या सर? बिल्कुल नहीं। 160 लड़की आज पहला बार आई थी, उनको बस बहुत तेज बोलते हैं आप। हम बोले आप बहुत धीमा बोलते हैं। बस सर, बाज की चाल और आपकी तेज पे। बहुत तेज है, सिलेबस इतना भास्ट यार। हाँ, पहला बार जो सुनेगा उसको तेज लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आदी हो जाएंगे तो फिर नहीं लगेगा। जैसे बात कीजिए, क्या कीजिए ना, अपने मोबाइल को ना 2x पे कीजिए, ठीक है। 2x पे कीजिएगा ना तो लगा बहुत तेजी तेजी हो रहा है, ठीक है। पहले उसको 3x पे डाल दीजिए, और 3x पे जब लगेगा ना बहुत ज्यादा तेजी हो रहा है तो उसको फिर लाइए ना, उसको 2x पे लाइए, तो फिर आपको लगा नॉर्मल स्पीड हो गया, ठीक है। नहीं सर, हम आपका क्लास ले रहे थे हाँ। तो मेरी फ्रेंड भी बोली कि सर तुम्हारे 2x पे चल रहा है। चले, बिहार का नामाकरण और राज्य गठन का सफरनामा, ठीक है। बहुत जगह डांट भी सुनते हैं, ठीक है। कहीं किसी अधिकारी वगैरह के पास में जाते कुछ हमको उनको डिलीबरेट करना था, तो इतना जल्दी जल्दी कर रहे उसके ऊपर से करना चाहता, बोलता है, आराम से बैठ के धीरे धीरे बोलो क्या बोला है। कुछ नहीं समझ में आया। तो फिर समझाना पड़ता है, ठीक है। बिहार का नामकरण और राज्य गठन का सफरनामा, ठीक है। चलिए आप शुरू करते हैं। बिहार का नाम तो पहले बिहार, ठीक है, क्यों पड़ा? तो बौद्ध विहारों की वजह से पड़ा, ये तो आप लोग जानते ही है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। इस क्षेत्र में माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर सभी लोग माइक खोलेंगे, ठीक है। इस क्षेत्र में अनेक बौद्ध विहारों को देखकर समझता 12वीं और 13वीं सदी में तुर्क मुसलमान, ठीक है, शासकों ने इस क्षेत्र का नाम बिहार प्रदेश रख दिया। आगे चल के बिहार कहलाया, ठीक है। मतलब पहले क्या रखा? बिहार प्रदेश, इसमें वो वाला बिहार है, ठीक है। यही आगे चल के क्या बन गया? बिहार बन गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिहार सर पर बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख की बात करेंगे मिहिनाज उस सिराज द्वारा 13वीं शताब्दी में, ठीक है, रचित तबकाते नासरी में आपको देखने को मिलता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तबकाते नासरी किसके द्वारा लिखा गया? तो क्या बताएंगे? मिहिनाज उस सिराज के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखें, किसके द्वारा लिखा गया? तबकाते नासरी, मध्यकालीन मिनहाज पुस्तक है। के अगर देखिए वैसे तो और भी आप देखेंगे तो ऋग्वेद में भी, अथर्ववेद में, सब में आपको बिहार का नाम उल्लेख है। एक प्रश्न पूछेगा, ठीक है, कि इनमें से कौन से मध्यकालीन इतिहासकार ने बिहार के बारे में अपने पुस्तक में चर्चा किया है? तो आप बताएंगे मिहिनाज उस सिराज, जिसने अपने तबकाते नासरी में बिहार का प्रयोग किया है, ठीक है। 13वीं शताब्दी में लगभग 1203 के आसपास, ठीक है। अब आते विद्यापति के द्वारा लिखा कीर्तिलता, सीधा भी पूछा जाता है कीर्तिलता किसने लिखा? तो कीर्तिलता विद्यापति जी के द्वारा रचित है। क्या है? विद्यापति जी के द्वारा रचित है। बिहार शब्द का उल्लेख आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कीर्तिलता में बिहार शब्द का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 18वीं शताब्दी में एक क्षेत्र बंगाल के नवाब के अधीन आ गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे 1733 में बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन ने बिहार को बंगाल का सूबे का हिस्सा बना लिया, ठीक है।
1773 में, ठीक है, रेगुलेटरी एक्ट द्वारा बिहार के लिए प्रांतीय सभा का गठन किया गया। 1865 में पटना और गया जिलों को अलग अलग संगठित कर दिया गया। रुकिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा तो विद्यापति के द्वारा कीर्ति लता जो रचित है, वहां पर भी आपको बिहार का नाम देखने को आपको मिलता है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 18वीं शताब्दी में 1707 में। यह क्षेत्र बंगाल के नवाब के अधीन आ गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और 1733 में बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन ने बिहार को बंगाल सूबे का हिस्सा बना लिया, ठीक है। मतलब बिहार को बंगाल सूबे का हिस्सा किसने बनाया? बंगाल का तत्कालीन नवाब, जिसका नाम था शुजाउद्दीन। और 1773 में रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा 1773 में, ठीक है, रेगुलेटरी एक्ट बिहार के लिए प्रांतीय सभा का गठन किया गया। और 1865 में पटना और गया जिलों के अलग अलग संगठित कर दिया। मतलब 1865 से पटना और गया जिला की बात करेंगे, एक ही हिस्सा का पार्ट था, ठीक है, लेकिन 1865 में इसको क्या कर दिया गया? तो 1865 में इसको अलग अलग कर दिया गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कब किया गया? 1865 में किया गया, ठीक है। आप देखेंगे, ठीक है, बिहार के नागरिकों को दोपल दर्जे का नागरिक समझा जाता था। किनके कंपेयर में? बंगालियों के कंपेयर में, ठीक है। बिहार के लोग बंगाल जाते थे, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करके। बंगाली लोग थोड़ा सा यूनाइट थे। भारत में पुनः जागरण का शुरुआत कहाँ से हुआ? तो भारत में पुनः जागरण का शुरुआत बंगाल में हुआ। जाहिर है वहां के लोग हमसे थोड़ा ज्यादातर मतलब क्या होंगे? सुपीरियर तो होंगे, इनमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो जब बिहार के लोग जब बंगाल में जाते थे, क्योंकि सारी प्रशासनिक चीजें कहाँ पे थी? बंगाल राजधानी था, बंगाल में थी, तो वहां पे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, हमेशा मतलब गलत व्यवहार किया जाता था। नागरिक में भी दोपल दर्जे का नागरिक समझा जाता था। इस वजह से बहुत ज्यादा बिहारियों के मन में मतभेद था। उसी समय बिहार में आप देखोगे तो मतलब एक ऐसा धारा का उदय होता है जो कि पढ़े लिखे शिक्षित वकील धारा थे, ठीक है। इनमें से सच्चिदानंद सिन्हा जी, महेश नारायण जी, नंद किशोर लाल जी, श्री कृष्ण साई, इन चारों ने मिलकर जनवरी 1800 में पटना में बिहार टाइम्स और बिहारी समाचार पत्र निकालना शुरू किया, ठीक है। यही अखबार जो थे बिहार टाइम्स और बिहारी जो थी, आगे चल के बिहार का मतलब मुख्य धारा का अखबार बनी, ठीक है, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिहार टाइम्स या फिर बिहारी, ठीक है, समाचार पत्र कब निकालना प्रारंभ हुआ? तो क्या बताएंगे? 1894 में, ठीक है। किनका योगदान? सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल और श्री कृष्ण साहा, ठीक है। महेश नारायण ने संपादन में प्रकाशित इन समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथककरण का आंदोलन जोर पकड़ने लगे। जो बात मैंने आपको बताया, ठीक है। तो बिहार को पृथककरण, अब जो बहुत लोग समझते हैं कैसे बिहार को पृथक करने में ब्रिटिश की चाल थी, नहीं, बिहारी खुद चाहता था भाई हम बंगाल से अलग हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग खुद चाहते हैं हम लोग क्या करेंगे? बिहार से पृथक, बंगाल से पृथक हो जाए। इसलिए महेश नारायण के संपादन में प्रकाशित समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथककरण का आंदोलन जोर पकड़ने लगा। 1906 में राजेंद्र बाबू, जो उन दिनों कलकत्ता में बिहारी क्लब के मंत्री थे, ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, श्री महेश नारायण तथा अन्य नेताओं से विचार विमर्श के पश्चात पटना के एक विशाल बिहारी छात्र सम्मेलन करवाया, जिसमें छात्रों की अस्थायी समिति बनाई गई। बिहार पृथककरण आंदोलन को पर्याप्त बल मिलने लगा, ठीक है। तो कौन कौन थे? राजेंद्र बाबू, जो 1906 में उन दिनों मतलब क्या थे? कलकत्ता के बिहारी क्लब के मंत्री थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, श्री महेश नारायण तथा अन्य नेताओं ने विचार विमर्श के पश्चात पटना में एक विशाल बिहारी छात्र सम्मेलन करवाया, ठीक है, जिसमें छात्रों की अस्थायी समिति बनाई गई, जिसने बिहार पृथककरण आंदोलन का पर्याप्त बल मिलने लगा। और यही जो था 1908 में क्या होता है? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ। इस अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक करके नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। तब बात करेंगे बिहार को बंगाल से पृथक करके नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव किसने रखा था 1908 में? तो क्या बताएंगे? मोहम्मद फखरुद्दीन। नाम इंपोर्टेंट है इसलिए याद रख लीजिएगा, ठीक है। इंपोर्टेंट नाम है, क्या नाम है? मोहम्मद फखरुद्दीन, ठीक है। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन 1908 में, ठीक है। और बिहार छात्र सम्मेलन कब था? 1906 में, जहां पे एक अस्थायी समिति बनाई गई थी, ठीक है, जिससे बिहार पृथककरण आंदोलन को बल मिलने लगा था, ठीक है। आप चलेंगे 1908 में ही, ठीक है। 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में आयोजित सभा में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। तदुपरांत हसन इमाम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में आयोजित सभा में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, ठीक है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ? 1908 में हुआ। वैसे कांग्रेस की गठन तो 1885 में हो गई थी, लेकिन बिहार, ठीक है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 1908 में हुआ था। हसन इमाम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहले अध्यक्ष चुने गए। कौन चुने गए? हसन इमाम। 1909 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा सम्मेलन भागलपुर में संपन्न हुआ। इसमें बिहार को अलग कराने की जोरदार मांग हो गई, ठीक है। 1911 तक, ठीक है, बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्सा था। 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने, ठीक है,
बंगाल से बिहार को विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। किसने पेश किया था क्या बताएंगे? इनका नाम योगदान होगा, ठीक है। आधुनिक बिहार के जनक कहे जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा मतलब क्या? मोहम्मद अली ने बंगाल से बिहार को विभाजन करने का प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है, दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में जॉर्ज पंचम की उपस्थिति में गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नए प्रांत के रूप में गठित करने की घोषणा कर दी। जिस समय, ठीक है, जब 1911 में जब शाही दरबार हुआ, जॉर्ज पंचम की उपस्थिति में लॉर्ड हार्डिंग ने जब घोषणा की, तो उसमें बिहार जो था विद उड़ीसा था, ठीक है। इसमें उड़ीसा भी शामिल था, इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था, इसमें झारखंड भी शामिल था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। छत्तीसगढ़ भी है उस समय, जो कि उड़ीसा से छत्तीसगढ़ अलग होता है, ठीक है। उड़ीसा भी है, बिहार भी है, झारखंड, सारे के सारे संयुक्त है उस समय। इस घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है, बंगाल से 3 करोड़, ठीक है, 3,50,00,000 की जनसंख्या के साथ 3,29,000, ठीक है, 584 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, ठीक है, ध्यान रखें, अलग कर दिया गया, ठीक है। ओडिशा सहित एक नए प्रांत का गठन हुआ, पटना को इसकी राजधानी बनाया गया। कब हुआ बिहार प्रांत का गठन? कब हुआ 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है। कितने जनसंख्या के साथ? 3.5 करोड़ जनसंख्या के साथ। कितने जनसंख्या के साथ? 3.5 करोड़ जनसंख्या के साथ। और कितनी भूमि के साथ? 3,29,584 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3,29,584 वर्ग ठीक किलोमीटर। है। अभी बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163। 1/3 हो गया, 1/3 से भी बहुत कम है। समझ रहे हैं कितना मिला था, कितना खो दिया हम लोग। आप लोग का काम है फिर से मतलब सबको प्राप्त करें, ठीक है। कितना? 94,163 हो गया है, ठीक है। लेकिन उस समय 3,29,584 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बिहार को मिला था, जिसमें इंक्लूड उड़ीसा था, ठीक है। समझिए उड़ीसा भी हो गया, 3.5 झारखंड भी करोड़ हो गया। जनसंख्या, बिल्कुल, छत्तीसगढ़ भी था। 3.5 करोड़ जनसंख्या मिला और 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है, इसकी राजधानी पटना बनाई गई। अब बात करेंगे बिहार को, ठीक है, बिहार को अलग प्रांत बनाने की मुहिम में, ठीक है, बात करेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण जी। अतः बिहार को स्वतंत्र प्रांत का गठन करवाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, ठीक है, जो कि बात मैंने पहले बता चुका, ठीक है। लेकिन न्यूज़पेपर की बात की, किस न्यूज़पेपर की बहुत अधिक भूमिका थी? तो बिहारी। कौन सा? द बिहार टाइम्स या फिर बिहारी, ठीक है। अब बात करेंगे 20 जनवरी 1913 को बिहार ओडिशा के लेफ्टिनेंट गवर्नर के, ठीक है, नवगठित काउंसिल की प्रथम बैठक बांकीपुर पटना में, इसकी अध्यक्षता बिहार ओडिशा के लेफ्टिनेंट जनरल सर चार्ल्स स्टूट वेली ने किया था। किसने किया था? सर चार्ल्स स्टूट वेली ने किया था, ठीक है। तो नवगठित जो बिहार जो था, इसकी पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को बिहार और उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर के नवगठित, ठीक है, काउंसिल की प्रथम बैठक बांकीपुर पटना में हुई थी। अब 1916 में पटना उच्च न्यायालय की नींव रखी गई। जब पटना उच्च न्यायालय की नींव रखी गई तो सोचा पढ़ाई लिखाई की बातें की जाए, तो फिर 1 साल के बाद पटना विश्वविद्यालय की भी स्थापना हो गई, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत 1920 में बिहार एवं उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य तो बन गया था, लेकिन बिहार एवं उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो क्या बताएंगे कब मिला था? तो 1920 में मिला था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को बिहार का पहला राज्यपाल बनाया गया था। किन्हें मिला गया था? लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ठीक है। बहुत लोग प्रसाद कहते हैं, लेकिन पूरा नाम क्या है? एसपी सिन्हा या फिर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ही है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। बिहार के क्या बने थे? तो पहले राज्यपाल या फिर गवर्नर बनाए गए। पटना के नए भवन वर्तमान विधानसभा, पटना में एक नए भवन वर्तमान विधानसभा का निर्माण कराया गया, ठीक है, जिसमें 7 फरवरी 1921 को बिहार में उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल की प्रथम बैठक हुई, ठीक है। तो जो कि वर्तमान में विधानसभा, उसका निर्माण की बात करेंगे, करवाया गया। और 7 फरवरी 1921 को पहली बैठक हुई। कब हुई? 7 फरवरी 1921 को पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? किसने किया था? सर मुडी ने किया था। लेकिन उस समय बिहार और उड़ीसा के गवर्नर कौन था? संयुक्त गवर्नर कौन थे? क्या नाम था उसका? ठीक है, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अरे पहला गवर्नर बने, वो राज्यपाल बने थे ना, लेकिन उस समय क्या नाम था उसका? जिसका लेफ्टिनेंट का क्या नाम था? लेफ्टिनेंट गवर्नर का बिहार उड़ीसा का, ठीक है, चार्ल्स, क्या नाम था? चार्ल्स स्टूट वेली, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, अब चलेंगे क्या? 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित होने के बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार को अलग ओडिशा प्रांत का गठन किया गया। फिर बिहार से फिर उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है। पुराने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की 1 सदस्यीय विधानमंडल की जगह नए कानून के अनुसार द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया। अभी भी बिहार में द्विसदनीय है, ठीक है। 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग होता है। तारीख की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1936। अब बिहार बना था कब?
बिहार कब बना था? 1 अप्रैल 1912 को बना, फिर 1 अप्रैल 1936 को फिर से 36 इसे क्या बोलते हैं, उड़ीसा को भी इससे अलग कर दिया गया। अब एक चीज बीच में होती है, ठीक है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होता है, जिसके कारण पुरलिया और पूर्णिया जिला के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दिए गए। ठीक है, 2 जिला का कुछ क्षेत्र जो था ना पश्चिम बंगाल को दिया जाता है, एक पुरलिया और दूसरा पूर्णिया पूर्णिया। ठीक है, हालांकि पुरलिया भी बिहार में नहीं है। ठीक है, पुरलिया भी कहाँ पड़ता है? बंगाल में। बंगाल में पुरलिया? पूर्णिया पुरलिया हाँ सर, झारखंड में पड़ता है पुरलिया शायद। झारखंड में नहीं है पुरलिया, बंगाल में है। हमको तो नहीं सर, लगता बंगाल बंगाल में है क्वेश्चन आता है ना पुरुलिया। कि बंगाल में है? जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, बंगाल में। ठीक है, अब पूर्णिया तो बिहार में ही है, लेकिन इसका भी कुछ भूमि किसको दिया गया? तो पश्चिम बंगाल को दिया गया। ठीक है, पुरलिया, हाँ पुरलिया बंगाल। ठीक है, पुरलिया में सैनिक स्कूल है क्या? पता नहीं सर, ये तो नहीं पता है, लेकिन सैनिक कुछ स्कूल है। है सैनिक स्कूल है। हाँ कुछ फेमस है, कुछ सैनिक स्कूल है, इसी से चर्चा रहता है, हमेशा बिहार के बच्चे फॉर्म वगैरह डालते हैं यहाँ पे। आप चलेंगे 15 नवंबर 2000 को, बिहार का एक बार फिर से दक्षिणी भाग कितने जिले के साथ? 18 जिलों को अलग करके झारखंड नामक एक नवीन राज्य का गठन किया गया। इस विभाजन के पूर्व, ठीक है, बिहार के 13 प्रमंडल, ठीक है, 55 जिले, ठीक है, 54 लोकसभा एवं 324 विधानसभा सीटें थी। ये विभाजन से पूर्व की बात है। ठीक है, विभाजन से पूर्व बिहार में कितने प्रमंडल थे? 13 बिल्कुल, कितने प्रमंडल थे? 13 प्रमंडल थे। जिले कितने थे? 55 जिला, लोकसभा कितने थे? 54 54 थे। अभी चलते, अभी बिहार में अभी कितने प्रमंडल हैं? 9 सर, 9 प्रमंडल है। जिले कितने हैं? 38 जिले हैं। 38 ठीक, कितने लोकसभा है? 40 लोकसभा है। अब विधानसभा कितने हैं? 243 विधानसभा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उस समय 37 ही था, लेकिन 2001 में जहानाबाद जिले को काट करके अरवल जिला बनाया गया। इसके बाद बिहार में जिलों की संख्या कुल कितनी हो गई? 38 बिहार का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? अरवल अरवल। कब बना अरवल जिला? 2001 में सर, 2001 में बना अरवल जिला। ठीक है, किस जिला को काट के अरवल जिला बनाया गया? जहानाबाद। जहानाबाद। बिल्कुल, जहानाबाद। कौन सा बनाया गया? तो जहानाबाद को काट के अरवल जिला बनाया गया। आप जरा इसे याद रखिएगा। ठीक है, याद आएगा। AKG माइक बंद कीजिए। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार फिर से और सारे को रिपीट करो, याद हो गया एक बार में ही? पढ़ा हुआ है सर, लगभग याद है, पूछ के देखो। चलिए, याद है तो आप हमें ये बताइए, बिहार में कांग्रेस कमेटी जो बनी थी उसकी अध्यक्षता करने का श्रेय किसे जाता सबसे पहले? कांग्रेस कमेटी सच्चिदानंद सिन्हा। हसन इमाम। अली इमाम नहीं, हसन इमाम। हसन इमाम। ठीक है, बिहार का उल्लेख उस मध्यकालीन पुस्तक का नाम बताइए जिसमें बिहार का उल्लेख मिलता है। क्या नाम था बिहार का पुस्तक का नाम बताइए? ताते नासरी अब बताते नासरी। ठीक है, किट्टी लाता किसकी पुस्तक थी? किट्टी लाता विद्यापति विद्यापति। बिहार को बंगाल सूबे का हिस्सा, ठीक है, किस मुगल, ठीक है, अपने गवर्नर ने बना दिया। प्रांतीय सभा का गठन किया गया किस एक्ट के तहत बिहार में? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अलग कब कर दिया गया? 1894 में 1865 अखबार का नाम बताइए जिस अखबार में बिहार को, ठीक है, अलग राज्य बनाने के लिए, ठीक है, तेज मुहिम चला। बिहार टाइम बिहारी। ठीक है, बिहार टाइम्स या फिर बिहारी के संपादक का नाम? 3 लोग ने इसको किए थे ना, 4 लोग थे कि 3 लोग? उनका नाम बताइए, क्या क्या नाम है? किशोरलाल और श्री कृष्ण सहाय। राजेंद्र बाबू कौन से क्लब के? बंगाली क्लब के मंत्री थे फिर बिहारी क्लब के मंत्री थे? क्लब बिहारी बिहारी क्लब। बिहारी क्लब के मंत्री थे। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, ध्यान रखें। बिहार छात्र सम्मेलन करवाया गया सबसे पहली बार कब हुआ था? ठीक है, 1906 में या फिर 1907 में, 1908 में? कब बिहारी छात्र सम्मेलन? 1906 में। ठीक है, देखा। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन सबसे पहली बार कब हुआ? 1908। इस अधिवेशन में बिहार को बंगाल से पृथक करने की मांग कब की गई? मतलब प्रस्ताव कब रखा गया? 1908 में रखा गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए? 1908 में बैठक हुआ था। हसन इमाम। क्या नाम था उनका? हसन इमाम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात करेंगे। हाँ, बिहार विभाजन का प्रस्ताव को केंद्रीय विधान परिषद में किसने प्रस्तुत किया?
मोहम्मद अली ने। किसने किया था? सैयदाना सिन्हा, मोहम्मद अली ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात की किसने घोषणा किया से बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, कब बिहार राज्य बन गया? 1 अप्रैल 1912 के साथ 3,50,00,000 भूमि के साथ 3,29,584 84 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक बांकीपुर में बैठक हुई थी जहां पे बिहार उड़ीसा को किस तरह के संचालित किया जाए उसको लेकर। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताइए। नवगठित काउंसिल के प्रथम बैठक जो हुई थी उसमें उसने पार्टिसिपेट किया था, क्या नाम था उसका? स्टूट बेली हुई। बिल्कुल। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में कब हुई थी? 1917 कब मिला? 20 में किस एक्ट के तहत मिला बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, बिहार का पहला गवर्नर किसे बनाया? राज्यपाल किसे बनाया गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रसन्न सिंह। हाँ ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पटना के नए भवन में जो कि विधानसभा जिसको कहते हैं, ठीक है, पटना के नए भवन जो वर्तमान विधानसभा का निर्माण किया गया। ठीक है, पहली बार बैठक कब हुई जो कि उड़ीसा और बिहार लेजिस्लेटिव की पहली बैठक कब हुई? 7 फरवरी 1921 को। गांधी जी ने फिर सर मुडी ने। किसने किया? सर मोदी। चलिए बात करेंगे उड़ीसा कब अलग हो गया बिहार से? 1 अप्रैल 1936। बिल्कुल ठीक है, बात करें किस एक्ट के तहत बिहार को द्विसदनीय विधानमंडल बना दिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। 1919। ठीक है, पुरलिया और मतलब क्या नाम है, पूर्णिया जिलों को, ठीक है, कुछ क्षेत्र को बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दिया है। कब किया गया? 1956 में कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिए। 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, बिहार के दक्षिण भाग में कितने जिलों को अलग करके मतलब झारखंड बनाया गया? तो क्या बताएंगे? 18 जिलों को। 18 जिलों के। ठीक है, ध्यान रखिए। जिस समय बिहार उड़ीसा के साथ था, नहीं झारखंड के साथ था, सॉरी, तो उसमें कितने प्रमंडल थे? 13। 9। ठीक है, जिला उस समय कितना था? 55। अभी कितने हैं? 38। उस समय पर लोकसभा का सीट कितना था? 54। 40 ठीक है, ध्यान 54। ठीक है, ध्यान। अभी कितने हैं? 40। जिला तो बता दिया आप लोगों ने। ठीक है, अभी वर्तमान में 38 जिले। ठीक है, विधानसभा उस समय कितना था? 324। 324 उलट दिया है केवल इसको। ठीक है, चलिए नवीनतम जिला कौन है? अरवल। अरवल। ठीक है, किससे कट करवाना? जहानाबाद से। कब से कट करवाना? 2001 में। 2001। जहानाबाद से कोई है? नहीं, अरवल 2021 ना। 2021 नहीं, 2001 में बना है। 2021 में। ठीक है, 2001 में, 2021 में नवीनतम राज्य तो सबसे ना। कल क्या करेंगे? सारे के सारे प्रश्न करेंगे। ठीक है, हम लोग कल तैयार रहिएगा। और आपका